मानो तो एक बहुत ही ज़्यादा मेहनती पक्षी थी और अपना काम बहुत ही ज़्यादा दिल लगाकर और मेहनत के साथ किया करती। लेकिन काम में मसरूफ़ रहने की वजह से वो अपने पति टूना चिड़ा को ज़्यादा समय ना दे पाती और इस वजह से टूना चिड़ा ज़्यादा खुश ना था। दूसरी तरफ मानो चिड़िया की सास नीलू चिड़िया एक बहुत ही अच्छी पक्षी थी और अपनी बहू के आने से पहले ही घर का सारा काम कर दिया करती। एक रोज मानो और नीलू चिड़िया एक साथ लिविंग रूम में बैठे थे, तभी नीलू चिड़िया कहती है, मानो बेटी अब इन बूढ़े पंखों से ज्यादा काम नहीं होता, क्यों ना घर में काम करने के लिए हम एक नौकरानी रख लें। जी माँ जी, काफी रोज से मैं भी यही सोच रही थी कि आपकी मदद करने के लिए घर पर कोई नौकरानी रख लूं जो आपकी मदद कर दिया करे। ठीक है मानो बेटी, अगर ऐसी बात है तो फिर जल्दी से तुम घर में काम करने के लिए कोई नौकरानी देख लो। मानो चिड़िया तो घर में काम करने के लिए एक कवि को रख लेती है, लेकिन वो कवि तो बहुत ही ज्यादा होशियार चालाक थी और ये बात मानो को मालूम ना थी। गौरी कवि तो बहुत जल्द ही घर के सारे माहौल का अंदाजा लगा लेती है और जल्द ही सबके साथ घुलने मिलने की कोशिश भी करने लगती है। एक रोज टूना चिड़ा उसके पास आता है तो गौरी कवि उससे कहती है, टूना जी, हमारी मालकिन तो सच में बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत है जो उन्हें आप जैसे इतने अच्छे और सुंदर दिखने वाले पति मिले हैं। अरे गौरी, ये बात तो सिर्फ आपने ही की है, मानो ने तो कभी मेरी तरफ ध्यान से देखा भी नहीं, उसे तो सिर्फ अपने काम की ही चिंता रहती है। गौरी कवि को समझ में आ जाता है कि टूना चिड़ा मानो चिड़िया के काम में मसरूफ रहने की वजह से ज्यादा खुश नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन भी गुजर जाते हैं और अब तो गौरी कवि ने मन ही मन में ठान लिया था कि वो टूना चिड़ा को अपने जाल में फंसा कर ही रहेगी और उसके घर की मालकन बनेगी। अब तो गौरी कवि कुछ ना कुछ बहाना कर कर सिर्फ और सिर्फ टूना चिड़ा के आसपास ही रहा करती ताकि हर समय टूना की नजर सिर्फ और सिर्फ गौरी पर ही रहे। एक रात मानो चिड़िया को अपने ऑफिस में ही रुकना पड़ता है क्योंकि उसके ऑफिस में एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग आ जाती है और मानो चिड़िया उस मीटिंग को इग्नोर नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ गौरी को भी मालूम था कि उसको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा और वो टूना के पास जाकर ऐसे कहती है, टूना जी, मार्किंग को आने में आज भी देर हो जाएगी। मैं आपके लिए ये ब्लैक कॉफी बनाकर लेकर आई हूँ, आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद है ना। टूना को भी गौरी कवि की सारी मंशा ही समझ में आ जाती है कि गौरी कवि आखिर क्या करना चाहती है और टूना कहता है, गौरी जी, आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, मानो ने तो कभी इस तरह से मेरा ध्यान नहीं रखा क्योंकि उसको तो हर समय सिर्फ काम की ही पड़ी रहती है। ये सुनते साथ तो गौरी कवि टूना के थोड़ा और करीब आकर बैठ जाती है और उससे ऐसे कहती है, मुझे मालूम है कि आप बानों से ज्यादा खुश नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो हम एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रह सकते हैं। टूना भी गौरी की बात का मतलब समझ आता है और वैसे भी वो तो जैसे इसी बात का इंतजार ही कर रहा था और गौरी के इतना कहते साथ ही वो तो गौरी कवि के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। अब तो ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। टूना और गौरी को जब भी समय मिलता वो दोनों तो बस एक दूसरे के साथ ही समय बिताया करते। टूना के इस धोखे से अनजान मानो चिड़िया तो दिन रात अपने काम में ही मसरूफ रहती और उसे बिजनेस के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। मानो के जाने के बाद वो दोनों तो लिविंग रूम में जाते हैं जहां गौरी कवि टूना से कहती है, टूना जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि अगर मालकिन को हमारे इस रिश्ते के बारे में मालूम हो गया तो फिर आप क्या करेंगे। अरे गौरी, इसमें पूछने की कौन सी बात है, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और चाहे जिसको भी मालूम हो जाए मुझे किसी बात की फिक्र नहीं। मालूम था, मुझे मालूम था कि आप मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और कभी भी मुझे छोड़ेंगे नहीं। गौरी, आज तुम अभी सब्जी लेने के लिए अभी बाहर गई हैं, फिर तुम इतने दूर क्यों खड़ी हो, चलो जल्दी से मेरे करीब आ जाओ। टूना को लगता है कि उसकी माँ बाहर गई हुई है, लेकिन वो तो वापस आ चुकी थी और गौरी और टूना को वो एक दूसरे के साथ देख लेती है।
टूना चिड़ा की माँ तो अपने बेटे का ये रूप देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने बेटे को बिठाकर उससे ऐसे पूछती है। टूना, उस दो कौड़ी की नौकरानी के पीछे तुमने मेरी इतनी अच्छी बहू को धोखा दे दिया, ये बात अब मुझे मानो को बतानी होगी। नहीं नहीं माँ, आप गलत समझ रही हो, वो तो गौरी कवि का पैर फिसल गया था और मैं तो बस गौरी कवि को संभाल रहा था। बस टूना, अब और झूठ बोलने का कुछ भी फायदा नहीं है। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, जो कुछ तुम कर रहे थे मैंने सब देख लिया। टूना को मालूम हो जाता है कि अब उसकी कोई भी सफाई काम आने वाली नहीं है। जल्द ही मानो चिड़िया भी अपनी मीटिंग से वापस आ जाती है और उसकी सास उसको आकर सारी की सारी बात बता देती है। ये सब सुनकर तो जैसे मानो के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाती है और अब तो मानो अंदर ही अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी और टूना से ऐसे कहती है। टूना जी, इतनी मेहनत मैं आपके और अपने लिए ही तो कर रही थी, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि आप मुझे ऐसा धोखा देंगे। मानो तुम्हें भी समझना चाहिए था कि मुझे तुम्हारा समय चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं समझा, इसीलिए तो ये सब कुछ हो गया। मानो चिड़िया तो अब टूना चिड़ा की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी और ये बात वो अपनी सास परी चिड़िया को बता देती है। टूना, मैं अपनी बहू के साथ इसी घर में रहूंगी और तुम इस चरित्रहीन कवि के साथ अब यहाँ से जा सकते हो। माँ जी ने बिल्कुल ठीक कहा, अब मैं आपके साथ और नहीं रह सकती। अच्छा यही होगा कि आप इस कवि के साथ यहाँ से चले जाएं। टूना चिड़ा तो ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है और मानो चिड़िया से माफी मांगने के लिए उसे ऐसे कहता है। देखो मानो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम कृपया कर कर मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं इस कवि के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। टूना की ये बात सुनकर गौरी कवि तो आग बगोला हो जाती है और टूना और मानो को ही बहुत खरी खोटी सुनाती है, जिसके बाद टूना और गौरी कवि वहां से उड़कर कहीं और जाने के लिए चले जाते हैं। मानो को मालूम था कि अगर उसे इस गम को भुलाना है तो उसे अपने आप को ज्यादा से ज्यादा काम में मसरूफ करना होगा। परी चिड़िया एक रोज मानो के पास आकर उससे कहती है। देखो मानो बेटी, मुझे लगता है कि अब हमें घर का काम करने के लिए फिर से नौकरानी रखनी होगी। नहीं माँ जी, मैंने सोच लिया है कि अब मैं कभी जिंदगी में नौकरानी नहीं रखूंगी, मैं घर का और ऑफिस का काम देख लूंगी। मानो चिड़िया ये कह तो देती है, लेकिन उसकी सास को ये यकीन नहीं था कि मानो घर का और ऑफिस का काम साथ देख सकती है। लेकिन मानो चिड़िया भी आखिर अपनी मेहनत और डेडिकेशन से ये साबित कर देती है कि आखिर एक लड़की पक्षी चाहे तो वो घर और ऑफिस दोनों को एक साथ बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल सकती है। क्योंकि अब तो मानो चिड़िया ऑफिस के काम के साथ साथ घर का सारा काम भी खुद ही देखा करती और घर की साफ सफाई से लेकर खाना भी खुद ही बनाया करती। मानो की सास तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि कैसे मानो घर के साथ साथ ऑफिस का काम भी देख रही थी और उसके पास आकर उसे ऐसे कहती है। मानो बेटी, अगर तुम इतना काम करोगी तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है और मैंने सुना है कि तुम नया घर खरीद रही हो। जी माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मैंने ही आपके लिए और खुद के लिए एक नया घर बनवाने के लिए ऑर्डर दिया है। ठीक है मानो बेटी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम जो कुछ भी करोगी सोच समझ कर ही करोगी। कुछ रोज के बाद मानो चिड़िया अपने ऑफिस से छुट्टी लेती है और घर में रुककर अपनी सास का मनपसंद खाना बनाती है। अभी मानो चिड़िया ने खाना बनाया ही था कि वहां पर मानो चिड़िया की सास भी आ जाती है और मानो चिड़िया से कहती है। अरे मानो बेटी, ये क्या, आखिर तुमने इतने दिन के बाद छुट्टी की भी तो सारा दिन तुमने किचन में क्यों गुजार दिया। माँ जी, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती थी, मेरे लिए आपने अपने बेटे को भी रद्द कर दिया, तो फिर आखिर मैं भी तो इतना कर सकती हूँ। मानो बेटी, टूना तो बेवकूफ था जो तुम जैसे हीरे को छोड़कर उस रानी कवि के पीछे पड़ गया। माँ जी, मैं पिछली सब बातों को भुला देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप भी उन बातों को फिर दोबारा से याद कर कर दुखी ना हो।
ऐसे ही जंगल में कुछ महीने भी गुजर जाते हैं और कुछ महीने गुजरने के बाद मानो और उसकी सास अपने नए घर में चले जाते हैं। जहाँ जाकर उसकी सास उससे ऐसे कहती है, मानो बेटी, मुझे तो लगा नहीं था कि ऑफिस के काम के साथ साथ तुम घर को भी इतनी अच्छे तरीके से मैनेज कर लोगी। हाँ माँ जी, पहले तो मुझे भी नहीं लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर एक स्त्री चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। हाँ बेटी, मानो तुम लड़की पक्षियों के लिए एक बहुत ही बड़ी मिसाल हो, जिसे देखकर दूसरी लड़की पक्षियां भी कुछ सीखेंगी। ऐसे वो दोनों सास बहू पिछली सब बातें भुलाकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती हैं और अच्छे से रहती हैं।